आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो चैप्टर हमारा 12 था। तो चैप्टर हमारा 12 था, पार्ट 2 उसका है और चैप्टर नेम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये चैप्टर नेम है, हमें अध्ययन करना है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 का हमें अध्ययन करना है। पार्ट 1 में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्ययन करते हैं लेसन 12 का। तो पार्ट 2 में हमने कुछ पढ़ा था, उसी के आगे जो अपक्रियाएं थी उनको हमने आज करवाना है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट अपक्रिया है उसके बाद वो है हैलो फॉर्म अपक्रिया। तो हमें हैलो फॉर्म अपक्रिया करनी है। हैलो फॉर्म अपक्रिया हम पढ़ेंगे, तो देख लीजिए हैलो फॉर्म अपक्रिया में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, हैलो फॉर्म जो अपक्रिया होती है ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, काफ़ी पेपर में पूछी भी जाती है। इसके द्वारा हमें एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन के माध्यम से ये करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सक्रिय मेथिल समूह युक्त एल्कीन व एल्डिहाइड व कीटोन, ठीक है, सक्रिय मेथिल समूह युक्त एल्डिहाइड व कीटोन में ये पाई जाती है, जिसमें हैलो फॉर्म मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। पहले देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये एस्टल्डिहाइड है और ये एसीटोन, इसको कीटोन और इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से हमने देख लीजिए, इसके द्वारा हम जब एल्डिहाइड इसकी जब अपक्रिया हैलोजन से करवाएंगे तो हमें हैलो फॉर्म जो अपक्रिया होगी वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें मिलेगा क्या, जब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा CX3.CHO और बन जाएंगे 3 ये HX। ठीक है, तो और जब हम इसकी फिर से NaOH के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो ये हैलो फॉर्म अपक्रिया हमें प्राप्त हो जाएगी, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए, जब हम एसीटोन की अपक्रिया करवाएंगे इसके 3 अणुओं के साथ, हैलोजन के 3 अणुओं के साथ, तो ये मिल जाएगा CH3COCH3 और यहाँ पे भी 3 अणु ही बनेंगे HX के। जब हम इसकी फिर से NaOH के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो हमें हैलो फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म या हैलो फॉर्म कोई भी बात करें, क्योंकि यक्स की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, एडो फॉर्म भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी यक्स की तरह में हम ले सकते हैं, CLI, इसलिए यहाँ पे हैलो फॉर्म इसे बोला जाता है। ठीक है, पीछे हम देख भी चुके हैं ये अपक्रिया, तो उनके माध्यम से ये हैलो फॉर्म अपक्रिया मतलब एसीटोन एल्डिहाइड दोनों ही हैलो फॉर्म अपक्रिया बनाते हैं। अन्य अपक्रियाओं की अगर बात करें तो अन्य अपक्रियाएं में पहला हमारा है क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया की बात करें तो इस क्रिया में अल्फा हाइड्रोजन रहित असमान एल्डिहाइड 1 मोल का ऑक्सीकरण व 1 मोल का अपचयन करते हैं। 1 मोल का ऑक्सीकरण कर देते हैं और 1 मोल का अपचयन कर देते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड दोनों हैं और दोनों में एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन हो जाएगा। इसकी अपक्रिया हम सांद्र NaOH के साथ करवाएंगे तो पहला बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, दूसरा बन जाएगा बेंजील अल्कोहल। तो इस तरह से 1 मोल का एल्डिहाइड का 1 मोल ऑक्सीकरण और 1 मोल अपचयन कर देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जिसे बोलते हैं टी-सैंको अपक्रिया। टी-सैंको अपक्रिया की बात करें तो कोई भी एल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया से बने अम्ल व अल्कोहल की सहायता से एस्टर का निर्माण करता है और उसे ही हम लोग टी-सैंको अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे 2CH3CHO किसकी प्रेजेंस में अपक्रिया करवा रहा है, C2H5O का होल थ्राइड Al की प्रेजेंट में ये अपक्रिया करवाएगा तो ये बनेगा। और जब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे H2O के साथ, H2O भी बनता है यहाँ पे, तो हमें प्राप्त हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं एथिल एथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको, एथिल एथेनोएट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से प्राप्त हो जाता है, इसी को हम लोग टी-सैंको अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपक्रिया की। आगे हम बात कर लेते हैं दोनों की क्रियाशीलता की। एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता के बारे में बात करें तो ये एल्डिहाइड ये कीटोन दोनों की क्रियाशीलता के बारे में बात करें तो इसमें आइसोमेरिक प्रभाव के कारण त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये देख लीजिए, एल्डिहाइड ये ज़्यादा क्रियाशील होता है एस्टल्डिहाइड से।
ठीक है। ये जो फॉर्मिक एल्डिहाइड है ये एस्टल्डिहाइड से ज़्यादा प्रबल होता है, और इससे प्रबल ये वाला होता है प्रोपेल्डिहाइड से। तो इस तरह से मतलब सबसे ज़्यादा जो सक्रिय होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है, इसकी क्रियाशील। यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसकी जो क्रियाशीलता होती है सबसे क्या होती है, अधिक होती है। सबसे छोटा ये होता है, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील जो हमारा होगा फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कीटोन की जो क्रियाशीलता है वो कम होती है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न को नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए हमें नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया से घटते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे हमको 4 अणु दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले सबसे जो प्रबल होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एस्टल्डिहाइड, फिर हमारा ये होगा डाई मेथिल ईथर, और फिर हमारा ये हो जाएगा एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया के घटते क्रम में ये व्यवस्थित हो रहे हैं। दूसरा हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ लिया। तो अगला ग्रुप था हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इनके नामकरण और इनके सामान्य नाम और आयुर्वेशी नाम को पढ़ लेते हैं। तो देखिए नामकरण इनका सबसे पहले पढ़ते हैं। नामकरण की बात करेंगे तो लिखा है सबसे पहले HCOOH, इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल। दूसरा हमारा है CH3COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एस्टिक अम्ल नाम इसका सामान्य नाम, और इसका जब आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो एथेनोइक अम्ल। तीसरा हमारा है CH3CH2COOH, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है प्रोपेनोइक अम्ल। तो चौथा होता है CH3CH2CH2COOH, इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा ब्यूटेरिक अम्ल, और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। अगला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेरिक अम्ल, और ये हमारा होगा, इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। अगला हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड COOH, और नीचे लिखा हुआ है CH3, इसका जो सामान्य नाम होगा वो हो जाएगा आइसोपेंटोइक अम्ल, और दूसरा होगा तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। अगला हमारा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर लगा CH3, नीचे भी CH3, और सिंगल बॉन्ड COOH, इसका जो वैसे नाम हम देखेंगे तो इसका नाम होता है नियोपेंटियोइक अम्ल। और अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके सामान्य नाम और आईयूपीएसी नेम हमने देख लिए हैं। इंपॉर्टेंट सूत्र भी हम देख लेते हैं। देखिए ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जब COOH लगा होता है तो हम इसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अब देखिए हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में सबसे पहला हम पढ़ेंगे ट्राई हैलाइड से। ट्राई हैलाइड से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार से बनाते हैं, तो ये देखिए ये है ट्राई हैलाइड, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, और ये है ट्राई हैलाइड, जिसे हम आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं। दोनों की अपक्रिया जब हम जलीय KOH के साथ बनाते हैं तो इस तरह से ये अणु बनते हैं, ठीक है। और इस तरह से फिर हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे H2O के साथ, तो हमें जो होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इनकी अपक्रिया होती है। जब फिर से हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और जल प्राप्त होता है, ठीक है। जल क्योंकि माइनस में है, मतलब इसलिए ये इधर साइड का है, ठीक है। तो हमें जल भी प्राप्त होता है साथ में इसके, जब हम इसकी अपक्रिया करवाते हैं। सबसे पहले हमें इसके साथ हम जलीय KOH के साथ करवाते हैं तो ये प्राप्त होता है। इसकी अपक्रिया जब हम करवाते हैं फिर से तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और हमें जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारा दूसरा एल्डिहाइड व कीटोन से। एल्डिहाइड व कीटोन से अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हमारा है एल्डिहाइड, जब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ और उपस्थित में CrO3 की, तो ये बन जाएगा, हमें क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे दूसरे KMnO4 के साथ, तो ये इसे प्रोपाप नियम भी कहते हैं, और यहाँ पे भी हमें 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के। आगे हम बात करेंगे साइनाइड से। साइनाइड से अगर बात करेंगे तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आंशिक यहाँ पे होगा, आंशिक जल अपघटन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जब जल अपघटन होगा तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो एमाइड प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पूर्ण जल अपघटन जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है
कार्बोक्सिलिक अम्ल साथ में, और साथ में हमें NH3 प्राप्त हो जाता है। आगे जब हम एथेन नाइट्रिल और मेथिल साइनाइड की अपक्रिया करवाएंगे, जल अपघटन मतलब इसका करवाएंगे आंशिक जल अपघटन, तो हमें ये प्राप्त होगा। और जब हम इसका पूर्ण जल अपघटन करवा देंगे तो हमें एस्टिक अम्ल और यहाँ पे अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी अपक्रिया होती है। ये अपक्रिया हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाएंगे, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बोलते हैं इसको। तो इस क्रिया में एक अधिक कार्बन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इसकी अपक्रिया करवाते हैं तो हमें योगोत्पाद प्राप्त होता है, और इस योगोत्पाद की फिर से हम अपक्रिया करवाते हैं जल के साथ, तो हमें इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, और साथ में MgOH यक्ष भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया से शुष्क बर्फ से कराने पर, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया शुष्क बर्फ से कराने पर बने उत्पाद का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद बन जाएगा CH3CH2COOH, और उस उत्पाद का नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया जब हम शुष्क बर्फ से कराएंगे तो बने उत्पाद का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो जब हम इसकी शुष्क बर्फ से अपक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ये हमारा बनेगा CH3 सिंगल मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर एक इधर CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड COOH, इसको बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। अगली अब क्रिया हमारी अम्लीय व्युत्पन्नों से करेंगे। तो अम्लीय व्युत्पन्नों से जब हम अपक्रिया करवाएंगे तो देखिए इस तरह से जब हम करवाएंगे तो ये है एसिल क्लोराइड। जब हम एसिल क्लोराइड की अपक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो हमें इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, और साथ में HCl भी प्राप्त होगा। जब हम इसकी एमाइड के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो H2O के एमाइड की अपक्रिया जब हम H2O के साथ करवाएंगे तो भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और NH3 प्राप्त होगा। ठीक है, और जब हम इसकी अपक्रिया एस्टर के साथ करवाएंगे, जब एस्टर के साथ हम जल की अपक्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और ROH। ठीक है, मतलब एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपक्रिया जो हम करवाते हैं तो इस तरह से जो अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। चलिए आगे अपक्रिया की बात कर। जब हम एनहाइड्राइड की अपक्रिया करवाते हैं जल के साथ, देखिए ये एनहाइड्राइड है, जब इसकी अपक्रिया हम इसके साथ करवाएंगे तो भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब इनके भौतिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भौतिक गुण में पहला गुण अगर पढ़ते हैं तो पहला गुण है कि जो ये भौतिक गुण इसके होते हैं तो ये अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और जल में विलेयशील भी होते हैं। तो देख लीजिए इनकी क्रिया, जब हम ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जब हम इसके साथ अपक्रिया करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण दोनों के साथ हो रहा है। जब ये हमारा जल है और ये कार्बोक्सिलिक, दोनों आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे दूसरा इसका भौतिक गुण पढ़ें। तो दूसरा गुण है कि अम्ल दिलक अवस्था में हाइड्रोजन बंध व अंतरा आणविक संगुणन प्रदर्शित करते हैं, अतः उच्च क्वथनांक के होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा, ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, इन दोनों के बीच में जब अंतरा आणविक संगुणन मतलब अंतरा आणविक संगुणन और हाइड्रोजन बंध को ये प्रदर्शित करते हैं। दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बंध बन रहा है और दोनों ही दिलक मतलब दो प्रकार की क्रिया को अवस्था को दर्शा रहे हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए इनके क्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके अगर क्रम के बारे में बात करते हैं तो देखिए इनके क्रम के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में इनके क्वथनांक का जो निम्न क्रम होता है वही भी इसका भौतिक गुण ही है। तो देखिए इनके क्वथनांक का जो क्रम होता है तो इस प्रकार से इनके क्वथनांक का क्रम होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही क्वथनांक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है एल्कोहल का, उसके बाद कीटोन का, उसके बाद होता है एस्टर का, उसके बाद इसका होता है। ठीक है, एल्किल ग्रुप का। तो इस तरह से इनके जो होते हैं हाइड्रोकार्बन में क्वथनांक जो होता है इनका निम्न क्रम भी होता है। जो सबसे बड़ा होता है इनका क्वथनांक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो पहला है हमारा हाइड्रोजन विखंडन की अपक्रिया इसमें होती है।
पहला है हमारा धातु व धातु के क्षार की क्रिया, ठीक है। तो देखिए जब हम इनकी अभिक्रिया जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया धातु के साथ करवाते हैं या क्षार के साथ करवाते हैं तो किस तरह से अभिक्रिया होती है। तो देखिए सबसे पहले हम धातु के साथ करवा रहे हैं, तो देखिए ये बनाता है, क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है, ठीक है। और जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे Zn के साथ, तो Zn के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे ये बन जाता है जिंक कार्बोक्सिलेट बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। अब हम इसकी अभिक्रिया अगर Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम NH4OH के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट बनता है। और जब हम इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो RCOO प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इनकी अभिक्रिया। तो देखिए जब हम अभिक्रिया करवाते हैं इसकी COOH के साथ, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे इनका, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम अपचयन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा, हम इसका अपचयन करवा रहे हैं तो पहला अपचयन NaBHH4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और जब हम इसका अपचयन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंट में, LiAlH4 की प्रेजेंट में, तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और जब हम इसकी अपक्रिया करवाते हैं लाल फास्फोरस या HI की प्रेजेंट में, ठीक है, तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 प्रकार से इसका अपचयन होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं स्मिट अपक्रिया की। स्मिट अपक्रिया की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। तो देखिए इस क्रिया में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ एक कम कार्बन की एमीन का निर्माण होता है, एक कम कार्बन की एमीन का यहाँ पे निर्माण होता है। तो देखिए जब यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये इस तरह से बनता है हाइड्रोजन और यहाँ पे H2O प्राप्त हो जाता है। और जब हम इसकी अपक्रिया फिर से करवाते हैं तो यहाँ पे हमें एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त हो जाता है और N2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जब हम इसकी अपक्रिया फिर से करवाएंगे H2O के साथ, ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है देख लीजिए, हमें जगह नहीं थी, इस तरह से नीचे साइड में अपक्रिया करवा दी गई है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, हमें एमीन प्राप्त हो जाता है और CO2, ये CO2 लिखा, CO2 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये अपक्रिया संपन्न होती है, इसे बोलते हैं स्मिट अपक्रिया। इसमें हम अम्लों की अम्लीयता के बारे में बात करें तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होता है, क्यों अम्लीय होता है। तो देखिए अगर बात करें तो कार्बोक्सिलेट आयन बनने के कारण ही कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होता है। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जब ये अपक्रिया होती है तो ये टूट जाता है, ये निगेटिव में और यहाँ पे ये H पॉजिटिव में ये टूट जाता है। तो इस यहाँ पे बनता क्या है, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट जो बन जाता है इसी के कारण जो ये आयन बनता है, इसी के कारण ये अधिक अम्लीय होता है। आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्ल क्यों होता है, अम्लीय होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी होने के कारण जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो फिनॉल से ज़्यादा अधिक अम्लीय होता है, ये कारण होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के में पे बात करें तो देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए कार्बोक्सिलेट जो आयन है ये फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी क्यों होते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए अगर कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होता है वो अधिक होता है और इसी कारण से ये फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी होते हैं। तो देख लीजिए ये यहाँ पर इनका देख लीजिए ये आयन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो आंशिक ऋणावेश दोनों साइडों में है और ये इनका फिनॉक्साइड मतलब इनका कार्बोक्सिलेट जो आयन है वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है यहाँ पे वो अधिक होता है, ठीक है। इस वजह से जो होता है वो फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी होते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक स्थायी क्यों है। तो देखिए कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी ऊर्जा अधिक होती है और इसी कारण से कार्बोक्सिलेट आयन
कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो यही कारण। देखिए अब हम इसमें बात करते हैं अम्लता पर प्रतिस्थापी समूहों के प्रभाव की। तो देखिए अम्लीयता पर अगर अल्फा अम्लीयता पर प्रभाव की बात करें तो आइसोमेरिक प्रभाव यहाँ पे होता है, और दूसरा ये प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आइसोमेरिक प्रभाव के। दूसरे हम बात करें तो इसके आइसोमेरिक प्रभाव में वृद्धि के लिए निम्न समूहों का प्रतिस्थापी रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे बात करें फिनॉल की, अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे जो बड़ा होता है वो होता है CF3। सबसे बड़ा कौन सा होता है? CF3 आपको दिख रहा है। हमने कहा था जिसकी तरफ खुला मुंह हो वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद मुंह हो वो सबसे छोटा होता है। तो देख लीजिए सबसे बड़ा यहाँ पे CF3 दिख रहा है, उसके बाद हमारा जो दिख रहा है वो माइनस का NO2 मतलब सिंगल बॉन्ड NO2, फिर सिंगल बॉन्ड CN, फिर F, फिर Cl, फिर Br, फिर R, I और फिर फिनॉल। जो फिनाइल होता है ये सबसे छोटा दिखता है। इसका जो प्रभाव होता है आइसोमेरिक प्रभाव, ये सबसे इसका कम आइसोमेरिक प्रभाव होता है। संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपसे पूछे गए हैं कि कौन बड़ा होगा इसमें, कौन सा छोटा होगा। तो अगर बात करें हम बड़े और छोटे की, ठीक है, तो इसमें सबसे जो बड़ा हो, इन दोनों में पूछा गया है कौन बड़ा है, तो इन दोनों में जो ये है हमारा फार्मिक अम्ल वो बड़ा है। ठीक है, आगे बात करेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है, इसमें Cl भी लगा है तो Cl बड़ा है। ठीक है, आगे बात करेंगे दूसरा हमारे पास कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे F लगा हुआ है, इधर वाले में Cl लगा हुआ है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो इन दोनों में से ये बड़ा है, फ्लोरीन क्योंकि बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज आगे बात करेंगे तो आगे देखेंगे कौन बड़ा है, इन दोनों की बात की गई है, तो इन दोनों में देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों में पूछा गया है कौन बड़ा है। इसमें Cl दोनों तरफ लगे हुए हैं, इसमें फ्लोरीन एक तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये बड़ा होगा इससे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगर क्रम की, इस तरह से 5 नंबर में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जाता है। फार्मिक अम्ल और ये हमारा है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये है हमारा मेथेनोइक अम्ल। इन सब में कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे होगा फार्मिक अम्ल ही बड़ा होगा, फिर इसके बाद ये, और फिर इसके सबसे छोटा ये होगा। इनमें तीनों में पूछा गया कौन सबसे बड़ा, सबसे बड़ा फार्मिक अम्ल ही होगा हमारा, और इसके बाद ये, और इसके बाद ये। अब इन दोनों में पूछा गया है तो अभी हमने पढ़ा था कि NO2 बड़ा होता है, तो NO2 यहाँ पे NO2 लगा हुआ है इसलिए ये बड़ा होगा। अभी देखिए इस वाले एग्जांपल पे देखते हैं, तो इसमें कौन है CF3 और CH3, तो ये भी हमने पढ़ा है कि CF3 वाला जो अधिक बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इन सब में देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इन तीनों में अगर बात करें हम, एक मिनट, यहाँ पे इन तीनों में बात करें तो देखिए यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा है, सब में बेंजोइक अम्ल लगा हुआ है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वो लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और ये इसके बाद ये बड़ा होगा, और फिर सबसे छोटा ये होगा। आगे हम बात करते हैं, इनमें बात करेंगे सबसे बड़ा कौन होगा, तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा, क्योंकि NO2 लगा हुआ था, सबसे बड़ा यही होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का काम करता है। तो यहीं से बस हम इतना ही देखेंगे कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको करवाया गया है। चलिए अब आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले जो मेन हमारा टॉपिक था उसे याद करना है आपको। उनका अगर क्रम याद हो जाएगा कि कौन बड़ा है तो आप आसानी से बड़ा और छोटा आराम से पता कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो हम नोट में पहले नोट के बारे में पढ़ लेते हैं कि एरोमेटिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ने पर अम्लीयता में वृद्धि होती है। ये नोट को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो एरोमेटिक अम्ल होते हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ता है, ठीक है, जुड़ने पर अम्लीयता में वृद्धि होती है। वह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी मतलब दाता जुड़ने पर अम्लीयता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस तरह से भी हम बड़ा और छोटा ज्ञात करते हैं। तो ये भी नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से तैयार करना होगा। चलिए इसी संबंधित हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है, क्यों? तो यहाँ पे देखिए हम जब दोनों अम्लों की क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे ये फार्मिक अम्ल फॉर्मेट बनाएगा और एसिटिक अम्ल एसीटेट बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट जब बनाएगा और ये बनाएगा एसीटेट, यहाँ पे जो प्लस आइसोमेरिक प्रभाव होगा, ठीक है,
तो दोनों में जब आइसोमेरिक प्रभाव होगा तो यहाँ पे इसके कारण होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। एसीटेट आयन में मेथिल समूह, ठीक है, ये जो मेथिल समूह लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव के कारण जो वेस होता है उसका प्रसरण नहीं होने जाता, मतलब यहाँ पे ऋण नहीं आता, ये पॉजिटिव में ही रहता है, ठीक है, जिससे एसीटेट का जो स्थायित्व होता है वो घट जाता है, और इसे स्थायित्व घटने के कारण इसकी अम्लीयता में कमी हो जाती है, इसकी अम्लीयता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए जो फार्मिक अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है और एसिटिक अम्ल कम अम्लीय होता है, ठीक है, ये कारण है दोनों में। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये हमारा आज का मतलब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अगले पार्ट में हम अगले पार्ट में हम एस्टल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल जो भी होगा फॉर्मेल्डिहाइड, उनकी प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस हम इसी को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 औद्योगिक महत्व बताइए। तो यहाँ पे अगर औद्योगिक महत्व की बात करें तो सबसे पहला इसका जो उपयोग किया जाता है, औद्योगिक महत्व होता है, तो उसकी बात करें में तो पहला होता है इसका उपयोग, जो महत्व होता है फार्मेलिन के निर्माण में। इसका जो 40% होता है वो फार्मेलिन कहा जाता है। जो फार्मेल्डिहाइड का 40% विलयन होता है उसे फार्मेलिन बोला जाता है। दूसरा, बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में भी फार्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। तीसरा, यूरोट्रोपिन औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और मूत्र रोगों में भी इसका जो उपयोग फार्मेल्डिहाइड का किया जाता है। तो इस तरह से ये औद्योगिक महत्व है इसके। अब अगली क्लास में हम आज की क्लास जो हमारी होती है यहीं से होती है फिनिश। अगली क्लास में हम इससे संबंधित जो प्रयोगशाला विधि होगी उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।